अभी आज का टॉपिक है हमारा फिशबोन डायग्राम, जिससे हम इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहते हैं। इसका बेसिक मकसद हमारे पास क्या है, किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज हमें फाइंड करना होगी, उसकी मेन रीज़न क्या है, क्यों ये मसला राइज हुआ है, उसके लिए हम क्या करते हैं, फिशबोन डायग्राम बनाते हैं। नॉर्मली हमारे पास ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इस्तेमाल होता है। जब पे हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कहीं पे डिफिशिएंसी आई हो, कोई प्रोजेक्ट लेट हुआ हो या उसमें किसी किस्म का इशू आया हो, तो हम उसको फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हमारे पास इसको हम कॉज एंड इफेक्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखते हैं सिचुएशन को कि अगर मैं एक डिसीजन लेता हूँ तो उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि अगर मैं जो है ना कल 12 बजे क्लास लेता हूँ तो उसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर क्या होगा, ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है। ठीक है, तो क्या हुआ, बारिश, पानी की वजह क्या बनी, बारिश बनी। सो कॉज एंड इफेक्ट इस तरीके से हम देखते रहते हैं कि किसकी वजह से क्या इम्पैक्ट नज़र आता है। तो यही चीज़ हमारे पास फिशबोन डायग्राम जो इन्होंने बनाई हुई, जिसको हम इशिकावा डायग्राम कहते हैं, इन्होंने इस चीज़ को एक फिश के ढांचे के ऊपर इसको डिज़ाइन किया हुआ है, जिसको नॉर्मली हम इस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास उसका हेड है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास उसका स्केलेटन, इस तरीके से फिश का नॉर्मली स्केलेटन बनाया जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टॉप के ऊपर कॉजेज लिखते हैं, cos 1, cos 2, cos 3। यहाँ पे हम cos 1 का इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से भी स्टार्ट हो सकता है, सीक्वेंस आप इस तरीके से भी रख सकते हो। ठीक है, इफेक्ट आ जाएगा इफेक्ट 3, इफेक्ट 2, इफेक्ट 1। हेड में अगेन हमारे पास वही चीज होगी जो कल मैंने आपको बताया था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्योंकि हमने क्या करना है, अपने आर्गुमेंट्स को बेस करना है। तो आर्गुमेंटेटिव राइटिंग में जब हमने आर्गुमेंट बेस करना होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी है डायरेक्शन चूज करनी है। मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगा या उसके फेवर में जाऊंगा। जब आप अगेंस्ट या फेवर में जाओगे उसको हम सिंपली क्या कहेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहेंगे, जो हमारे पास उसके हेड में इस्तेमाल होगा। अब हमने कल कहा कि एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन के कॉजेस क्या है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जी एयर पोल्यूशन पाकिस्तान में दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, अब एयर पोल्यूशन इंक्रीज होती जा रही है तो उसका कॉज क्या है। ठीक है, तो हम पहले कॉज लिखेंगे, फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, और वो चीज़ें हमें क्या कर रही है, वो लीड कर रही है किस चीज़ को, हमारे मेन प्रॉब्लम को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज है, तो हम कहते हैं कि जी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। कैसे नज़र आ रहा है जी, बारिशें बेमौसम हो रही हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, सीज़न हमारे पास लिमिट हो गए। ठीक है, पहले जो है 4 सीज़न होते थे, अब 2 रह गए हैं, या गर्मी होती है या सर्दी होती है, वो दरमियानी सीज़न ड्यूरेशन हमारे पास रिड्यूस हो गया। फिर इस तरीके से हम कहते हैं कि सेकेंड इफेक्ट उसका लिखते हैं। ठीक है, कि उसकी वजह से हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम कहते हैं कि दूसरा इफेक्ट हमारे पास ये पड़ सकता है कि जो है ना एसिडिक रेन्स वगैरह जो हमने कहा, ठीक है, तो वो भी हो सकता है क्लाइमेट चेंज में, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम देखें तो बिजनेसेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो हमारे पास मिड सीजन जो ड्रेसेस वगैरह होते थे वो ख़त्म हो गए, इंडस्ट्रीज़ को नुकसान पहुँचना शुरू हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, टॉप पे कॉज लिख रहे हैं, उसके बॉटम पे हम क्या करते हैं, उसका इफेक्ट मेंशन करते हैं। जो याद करने की चीज़ है वो हमारे पास मेन क्या होगा कि जो आप cos 1 लिखोगे उसी के सामने उसका इफेक्ट भी लिखोगे। फिर दूसरा जो आपके पास कॉज आएगा उसी का इफेक्ट उसके सामने आएगा, तीसरे का इफेक्ट उसके सामने आएगा। पेपर पैटर्न मैंने आप लोगों को दिखाया था, हमारे पास वहाँ पे क्या था, टेबल्स बनी होती हैं शॉर्ट से, तो हमारे सामने इस किस्म का स्ट्रक्चर बना होगा और हमें कहा जाएगा कि आप क्या करो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखो। तो पहला बॉक्स आपको वहाँ पे पेपर के अंदर इस तरीके से मिल जाएगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, जहाँ पे आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को टाइप करोगे। इस डायग्राम के अंदर कुछ नहीं लिखोगे, डायग्राम से सिर्फ आपको आइडिया दिया जाएगा कि इस किस्म की शक्ल है, आप उसके क्या करो, कंटेंट को यहाँ पे लिखो। आपने यहाँ पे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख दोगे, फिर उसके बाद आपको कहा जाएगा cos 1। ठीक है, आप उस बॉक्स में cos 1 लिख दोगे, फिर आपके पास आ जाएगा cos 2, फिर आपके पास आ जाएगा cos 3। इसी तरीके से फिर आपके पास नीचे और होंगे जिसमें इफेक्ट 1, ठीक है, इफेक्ट 2, इफेक्ट 3 के लिए
तो आपने इसी चीज को ध्यान में रखना होगा कि जो cos 1 मैंने लिखा हुआ है वहीं पे उसका इफेक्ट 1 में इफेक्ट लिखूंगा, फिर cos 2 लिखा हुआ है तो उसका इफेक्ट cos 2 में इफेक्ट 2 में लिखूंगा, फिर इफेक्ट 3 का जो है ना cos 3 है तो मैं उसके साथ उसको लिंक करूंगा। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, सेम एज इट इज एफिनिटी में है। एफिनिटी में हम क्या करते थे, उसके हेडिंग्स वगैरह में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, एक चीज को एलैबोरेट करते थे। यहाँ पे हम एलैबोरेट नहीं कर रहे बल्कि हम क्या कर रहे हैं, उसके कॉजेज और उसके इफेक्ट्स को देख रहे हैं कि अगर ये चीज होती है तो उसकी वजह से ये मसला होगा, और ये तमाम मसले लीड करते हैं किस चीज को, इस मेन प्रॉब्लम को लीड करते हैं। यहाँ पे इन्होंने आपको बना के दिया कि कहते हैं कि पर्सुएसिव राइटिंग या आर्गुमेंटेटिव राइटिंग जब हम करेंगे तो वहां पे ये चीज हमारे आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कहते हैं कि सपोर्ट आर्गुमेंटेटिव स्टेटमेंट एंड प्रोवाइड सपोर्टिंग आइडियाज टू द थीसिस स्टेटमेंट, कि हमारे वहां पे जो राइटअप के अंदर, ठीक है, जो सपोर्टिंग आइडियाज होंगे, एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ होगा, जो थोड़ा सा एजाज ने आइडिया भी दे दिया आपको स्टार्ट में कि हम होकर लिखते हैं, फिर उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखते हैं, सपोर्ट एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सो वो आइडिया जैसे इसलिए मैंने दिलवाया कि आपको यहाँ पे फिर पता चले कि हमने क्या करना है, कि जो मैं कह रहा हूँ उस बात को एक्सप्लेन भी तो मैंने करना है। मैं कहता हूँ कि हमारे पास क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से आ रहा है, उसकी वजह से इफेक्ट काजेस क्या है क्लाइमेट चेंज की, कि वो जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, उसकी वजह से क्या हुआ, ओजोन लेयर कमजोर हो गई, ओजोन लेयर वीक हो गई, तो क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज वजह बनी कि नहीं बनी। तो तीनों का लिंक मेन के साथ बन रहा है कि नहीं बना। तो मैंने जब ये बात करी तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी तो दूंगा कि नहीं दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आर्गुमेंट्स को इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये उसकी बात कर रहा है, कहता है कि जब हमारे पास इस किस्म की शक्ल बनी होगी तो हम क्या करेंगे, कॉज और फिर उसका इफेक्ट मेंशन करेंगे, जो कि सारे के सारे लीड करेंगे किसको, इसको लीड करेंगे। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर चलेगा वो कॉज एंड इफेक्ट में चलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, हम उसको रीजंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा ना कि प्रोजेक्ट के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक चीज के रूट कॉज को फाइंड करने के लिए, लेट से जैसे डॉक्टर होता है, आपको जो है ना मुसलसल खांसी आ रही है, ठीक है, आपके नॉर्मल ट्रीटमेंट कर ली, मेडिसिन वगैरह दे दी, आपकी खांसी रुक नहीं रही। अब आपको क्या कहेगा, जाके पहले जो है ना एक्सरे करके आओ, ठीक है, फिर आप एक्सरे करके आते हो, वो क्लीन है, फिर आपको कहेगा जी सिटी स्कैन करके लाओ, वो कर लिया, वो क्लीन है, फिर आपको एंडोस्कोपी कहेगा, वो चीज़ देखेगा। तो क्या करे, इन डेप्थ चीज़ें देख रहा है कि नहीं देगा, फिर तमाम टेस्ट को अपने सामने रखेगा, फिर उसके रूट कॉज की तरफ जाएगा कि यार उसकी रीजंस क्या हो सकते हैं, किस वजह से आपको कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से वो खांसी नहीं रोक रही। तो हम उसके रूट कॉज के लिए डिफरेंट किस्म की टेस्टिंग करें कि नहीं करें। ठीक है, तो इसी की एग्जांपल इन्होंने भी दी है। कहते हैं कि फीचर हमारे पास क्या है, जो मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीम साइड पे या वो राइट साइड पे हेड हो गया, लेफ्ट साइड पे मछली इधर देख रही होगी या मछली उधर देख रही होगी, क्या है उसका हेड हमेशा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही होगा। स्केलेटन सेंट्रल लाइन हमारे पास मूव करेगी, स्केलेटन किस लिए के साथ लिंक है, कि वो तमाम चीजें लिंक हैं किसके साथ, हमारे प्रॉब्लम के साथ लिंक होनी चाहिए। फिर कहते हैं कि वेरियस फैक्टर और कॉजेज जो हमने थॉट किए हुए वो किसके साथ जुड़े होंगे, हमारे प्रॉब्लम के साथ वो लीड कर रहे होंगे, हमने उसके साथ लिंक करना होगा। Cause or ideas supporting the factors are added to the branches। और अगर कहता है कि हम उसमें से सब की तरफ जाएं तो हम सब हेडिंग्स भी, सब कॉजेज भी निकाल सकते हैं, लेकिन पेपर में हमारा उसके साथ इतना कंसर्न नहीं है, हमारा सिर्फ मेन रूट कॉजेज के साथ कनेक्शन है कि वन कॉज उसका इफेक्ट, फिर टू कॉज फिर उसका इफेक्ट। हम उसकी सब हेडिंग्स में नहीं जाते कि उसके सब कॉजेज भी हम मेंशन करें। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया, कहते हैं कि रीसेंट हेल्थ एंड सेफ्टी हैजर्ड एट अ चॉकलेट फैक्ट्री कॉजेज कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग फिशबोन। कि एक डिटेल रिपोर्ट बनाई हुई है रिसेंटली हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड, कि किस चीज़ की चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम बन सकते हैं, उस चीज़ को उन्होंने क्या किया हुआ है, उसकी रीजंस पुट किए हुए हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में। देखिए कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट एट एन असेंबली लाइन, शॉर्ट सर्किट हो सकती है, उसकी क्या वजूहत हो सकती है शॉर्ट सर्किट की, हीटिंग हो सकता है। हीटिंग से क्या मुराद है, जब ओवर हीट हो जाएगी मशीन तो क्या लीड करेगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब इन्होंने क्या किया, रीजंस को यहाँ लिखा, उसके जो इफेक्ट्स हैं उसको इसके साथ लिंक करके साइड पे किया। हमने क्या करना है, ये यहाँ, ये वाली बात यहाँ पे होगी। ठीक है, हमारे स्ट्रक्चर में सिर्फ ये चीज़ चाहिए, क्योंकि हम मजीद एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे, हमसे सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। ये क्या कर रहा है, 6 एरियाज को कवर कर रहा है, इस वजह से उसने सब हेडिंग्स को भी 6 में कन्वर्ट किया हुआ है। फिर देखो हमारे पास कहता है सर्विस मैनेजमेंट। अब सर्विस मैनेजमेंट में क्या आता है, अगर हमने प्रिवेंटिव मेजर्स ना किया हो, एहतियाती तदाबीर ना किया हो, तो शॉर्ट सर्किट हो सकती है कि नहीं हो सकती। फिर हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है, ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर की वजह से इफेक्ट क्या पड़ सकता है, ऑपरेटर की मिसहैंडलिंग हो सकती है, मिसहैंडल करेगा वायरिंग जल सकती है।
और इसके बाद पावर फ्लक्चुएशन। तो पावर फ्लक्चुएशन का इफेक्ट क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, मशीन जल जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो क्या हुआ, उसके कॉजेस और उसके हमने इफेक्ट्स लिख लिए। क्लियर हो गया ये बात? ठीक है, इस तरीके से हम इन चीज़ों को फिशबोन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं और हमारा मेन मकसद क्या है, उन तमाम चीज़ों को एक चार्ट के ऊपर ड्रॉ करना और उसको अंडरस्टैंड करना। तो ये हमारे पास इसमें मेन आइडिया था। अब इसके साथ जो हमारा मेन कंसर्न है दैट इज आर्गुमेंटेटिव एसेस, कि हम आर्गुमेंटेटिव एसेस को किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। सो ये मल्टीमीडिया जरा बंद करें सना, यहाँ से बस चलिए, इधर से बात करें, यहाँ से नहीं होगा, पावर बटन वो कर लेगा। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, इसके बेसिस पे अपना आर्गुमेंटेटिव एसे डिजाइन कैसे करना है। मेन थिंग हमारे पास क्या है, हमारा आर्गुमेंटेटिव एसे। पेपर में 10 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए जब आप एक फिशबोन को कंप्लीट कर लेते हो। उसके बाद हमारे पास जो अगला चैप्टर है वो क्या है, आर्गुमेंटेटिव एसेस का है। ठीक है, उसको समझने के लिए जस्ट मैं पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपको दे दूंगा। जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसको आप इजीली से पिक कर सकते हो। वही बातें जो मैं यहाँ पे बताऊंगा उन्होंने तमाम चीज़ों को दोबारा लिखा होगा। तो जब हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखते हैं तो हमारे पास उसकी 2 टाइप्स हैं। ठीक है, 2 टाइप्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास उसमें होता है पॉइंट बाय पॉइंट मेथड, एक हमारे पास उसमें होता है ब्लॉक मेथड। ये 2 मेथड्स हमारे पास आर्गुमेंटेटिव ऐसे को लिखने के लिए होते हैं। अभी लिखो मत, ठीक है, पहले समझो उसके बाद लिख देना। बोर्ड के ऊपर ही होगा, मैं उधर ही पूरा ये डिजाइन करके देना। ठीक है, अगर आप देखो तो जब हम पैराग्राफ की बात करते हैं तो पैराग्राफ में नॉर्मल हमारे पास 3 हिस्से होते हैं हर पैराग्राफ के अंदर। कौन कौन से हिस्से होते हैं पैराग्राफ के अंदर हमारे पास? एक हमारे पास होता है टॉपिक सेंटेंस, एक होता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ जो है सेंटेंस होता है, तीसरा हमारे पास कंक्लूजन होता है। ठीक है, हर पैराग्राफ अपने अंदर ही पूरा का पूरा एक ऐसे होता है। जैसे आप लिखते थे प्यासे कौवे की कहानी, एक दफा का जिक्र है, एक प्यासा कौवा था, पानी की तलाश में इधर उधर फिर रहा था, उसको पानी कहीं नहीं मिल रहा था। अचानक उसकी नज़र पड़ी एक जंगल में, या वो अचानक से जंगल में पहुंचा, उसकी नज़र किस चीज़ पे पड़ी? एक मटके पे पड़ी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ खत्म हो गया कि नहीं हो गया? इंट्रोडक्शन हमने क्या किया, एक था प्यासा कौवा, फिर उसको एक्सप्लेन किया उसकी कंडीशन को, प्यासा था तो क्या कर रहा था, फिर हमने उसको कंक्लूड कहाँ पे किया, जो लिंक करेगा हमारा अगले पैराग्राफ के साथ। ठीक है, कि उसको मटका नजर आया। दूसरा पैराग्राफ हम देखा तो वो क्या होता था, वहां से स्टार्ट होता था कि वो वहां पे गया, उस मटके में पानी पीने की कोशिश की लेकिन उसकी चोंच ना पहुंच सकी। फिर उसने इधर उधर देखा, ठीक है, तो उसको कुछ कंकरियां नजर आई। उसने क्या किया, सोचा कि इसमें अगर मैं ये डालूं तो पानी ऊपर आ जाएगा। उसने एक एक करके उसमें कंकरी डालना शुरू कर दी। दूसरा एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ खत्म हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका भी इंट्रोडक्शन था कि नहीं था, कि वो वहां पहुंचा, ठीक है, और फिर उसके बाद एक्सप्लेन किया कि क्या सिचुएशन हुई, कंक्लूड क्या किया, पानी ऊपर आ गया। ठीक है, अब तीसरा कंक्लूडिंग पैराग्राफ, जब उसने क्या किया, पानी ऊपर आ गया, पानी पीने की कोशिश की, वहां से एक शिकारी आया और उसको गोली मारी। ठीक है, हो गया कि नहीं? ठीक है, सो अगेन कंक्लूजन में हमने उसको क्या कर दिया, एंड रिजल्ट्स बता दिए। तो हर एक पैराग्राफ में हमारे पास क्या हुआ, एक टॉपिक, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसका कंक्लूजन दिया। ठीक है, स्टोरी पे आपको हंसी आ रही है, आपको यकीन नहीं आ रहा, नेट पे चेक कर लो, आपको यही स्टोरी मिलेगी। ठीक है, आपके साथ गप किया गया था, प्रैंक किया गया था, बचपन में आपको गलत स्टोरी बताई थी कि उसने पानी पिया और वो चला गया। ठीक है, रियल स्टोरी में उसको गोली मार देता है। हर चीज़ की हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती। ठीक है, ये कोई शाहरुख खान की मूवी नहीं है कि हैप्पी एंडिंग हो जाएगा, पानी पी के चला जाएगा। ठीक है, सो क्या हुआ, पैराग्राफ की हमें 3 चीजें मिल गई हैं। अब हमने इसी रूल्स को फॉलो करना है। पहले हमारे पास आ जाएगा पॉइंट बाय पॉइंट मेथड। ठीक है, दूसरे साइड पे हम इसको ड्रॉ करते हैं, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ब्लॉक मेथड। अब जब हम क्या करेंगे, पेपर के अंदर ऐसे लिखेंगे
तो हम अगर उसको पॉइंट बाय पॉइंट मेथड से लिखेंगे तो उसमें 5 पैराग्राफ आएंगे हमारे पास। एक हमारे पास पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा। दूसरा हमारे पास होगा cos 1 का पैराग्राफ। तीसरा हमारे पास होगा cos 2 का पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ होगा हमारे पास cos 3 का पैराग्राफ। चौथा हमारे पास होगा कंक्लूजन। ठीक है, इसको हम cos 1 की जगह पे एक्सप्लेनेटरी भी लिख सकते हो। एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ 1, एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ 2 और एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ 3। ठीक है, जिस तरीके से आपको याद, ये हमारे पास होगा पॉइंट बाय पॉइंट मेथड में कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से। जब हम इसको ब्लॉक मेथड में करेंगे तो हमारे पास पैराग्राफ कम हो जाएंगे। एक हमारे पास होगा इंट्रोडक्टरी, दूसरा हमारे पास होगा कॉज एंड इफेक्ट, तीसरा हमारे पास होगा काउंटर एंड रिब्यूचुअल, चौथा पैराग्राफ हमारे पास कंक्लूजन होगा। पहले तो ये बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, जब भी आप ऐसे लिखोगे पहले चूज करोगे कि आप उसको कौन से मेथड से लिखना चाहते हो। ठीक है, अब कौन से मेथड से लिखना है, कौन से नहीं लिखना, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टॉपिक। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें आपके पास जो है ना 180 वर्ड्स की लिमिट दी होगी, और वो टॉपिक ऐसा होगा कि जिसमें आप ज़्यादा बातें लिख सकते हो। ठीक है, आप उसको श्रिंक नहीं कर पाते, तो फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे जाएंगे ब्लॉक मेथड को इस्तेमाल करेंगे। अगर एक टॉपिक ऐसा है जिसमें आपके पास ज़्यादा डिटेल नहीं है, बातें नहीं है, आप उसको नहीं खींच सकते, 180 वर्ड्स पूरे नहीं कर सकते, फिर हम इस मेथड को पॉइंट बाय पॉइंट को इस्तेमाल करेंगे। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर भी डिपेंड करता है। जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसा ऐसा समझ आएगी कि कौन से मेथड के साथ आप बेहतर तरीके से लिख सकते हो, कौन सा आपको समझ आ रहा है। क्योंकि नॉर्मली जब आज तक आप लिखते आए हो वो हमारे पास यही मेथड होता था, ब्लॉक मेथड होता था। टीवी के बारे में बता दिया, टीवी क्या था, किसने इजाद किया। दूसरे पैराग्राफ में हम लिख लेते थे कि जी टीवी के फवायद क्या है, फिर उसमें हम नुकसानात लिखते थे और फिर हम उसको कंक्लूड करते थे। तो वो ब्लॉक के मेथड से चलता था। पॉइंट में हम उधर ही उसी को हर एक चीज को आंसर करते। जब भी हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे वो 3 हिस्सों में तकसीम होगा। ठीक है, 3 हिस्से कौन से हैं? अभी मैंने आपको बताया पैराग्राफ के 3 हिस्से होते हैं। टॉपिक होता है, एक्सप्लेनेशन होती है और कंक्लूजन होता है। यहाँ पे उसके नेम्स चेंज हैं। यहाँ पे आपके पास आएगा टॉपिक या इंट्रोडक्टरी, तो हो गया सेंटेंस आ जाएगा जिसको हम कहते हैं हुकर, जो आपके टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। किसी भी फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हो कि जैसे आपके पास एक कैचिंग सेंटेंस होता था कि जी वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दे दिया, आप लिंक के ऊपर क्लिक कर देते, लिखा तो सोमालिया में वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, सिर्फ कैच करने के लिए। जी पाकिस्तान के मैच के बारे में एक खुशखबरी, ठीक है, अब आप डायरेक्टली क्लिक करते हो, लिखा होता है पाकिस्तान के मैच में बारिश होने वाली, पाकिस्तान आउट होने वाला है। ठीक है, तो वो खुशखबरी कहाँ गई? सिर्फ अट्रैक्शन के लिए। तो हमने क्या करना है, टॉपिक में एक ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे जिसको हम हुकर कहते हैं, जो क्या करेगा, रीडर को अट्रैक्ट करेगा कि वो इंटरेस्ट गेन करे और आपके पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करे, आपके इस ऐसे को पढ़ना शुरू करे। तो हमने उससे स्टार्ट करना हो। फिर जब हमने उस स्टेटमेंट को लिख लिया, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। वो एक्सप्लेनेशन हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे क्लेम के साथ लिंक हो जाए, ऐसे तरीके से होगा। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूं कि बारिशों की वजह से पाकिस्तान हर साल तबाही का शिकार होता है, ये मैंने हुक्का लिखी है। ठीक है, अब अगले बंदे के माइंड में बात आएगी कि नहीं कैसे शिकार होता है, एक्सप्लेन तो करो ना। तो मैं उसको कहूँगा कि जो है ना, जहाँ पे डैम वगैरह का इंतज़ाम है नहीं, सिस्टम है नहीं, तो उसकी वजह से जो गरीब और पसमानदा इलाके हैं वहाँ पे लोग उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र होना शुरू हो जाते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान में बहुत सी तबाहकारियाँ होती हैं। मैंने क्लेम कर दिया कि नहीं कर, फ्लड इन पाकिस्तान,
तो मैं उसका इफेक्ट लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा, फ्लड इन पाकिस्तान हैविंग डिजास्टर इम्पैक्ट। तो ये जो मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी होगी, दिस इज माय क्लेम स्टेटमेंट, ये बात हमेशा याद रखो, ये दोनों एक जैसे होंगे, क्योंकि फिशबोन में आपने एक डायरेक्शन चूज किया है कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान में तबाहकारियां हो रही हैं, आपने इतना बड़ा क्लेम कर दिया, तो प्रॉब्लम भी तो यही है ना कि जो आपके पास है कि पाकिस्तान में तबाहकारियां हो रही हैं, क्यों हो रही है, तो फिर हम उसमें कॉजेज लिखेंगे और उसके इफेक्ट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो ये जो आप क्लेम कर रहे हो, इसी से आपकी कहानी स्टार्ट होती है। जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आपकी कहानी स्टार्ट होती है, क्लेम भी तो आप कैसे को स्टार्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो दे विल रिमेन द सेम, हमेशा ये बात याद रखिए। तो आपने कहा कि पाकिस्तान में रोजाना हर साल जो है ना तबाहकारियां होती हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, ये हुक्का था अट्रैक्ट करने के लिए। फिर आपने उसका एक्सप्लेन किया कि कैसे होता है, क्योंकि गरीब और पसमानदा इलाकों में कोई सिस्टम नहीं है, पानी स्टोरेज का कोई सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है उनके घर वगैरह बह जाते हैं, और इसी वजह से हम कहते हैं कि पाकिस्तान में सैलाब की वजह से बहुत सी तबाहकारियां मचाई जाती हैं। अब उसकी कॉजेज क्या है, तो हम उसकी कॉजेज की तरफ जब आएंगे, तो ये जो मैंने लिखा हुआ है कॉज 1, जब हम अगले पैराग्राफ के अंदर आएंगे तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या होगा, 3 हिस्से होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो टॉपिक होगा इसका हम लिखेंगे कॉज 1 इफेक्ट 1, हम यहां से ये चीज उठाएंगे, ये पूरा पोर्शन सेम एज इट इज उठा के हम क्या करेंगे, अगले पैराग्राफ के स्टार्ट में हम लिखेंगे। फिर हमारे पास इसका दूसरा जो ऑप्शन होगा वो होगा काउंटर, और फिर हमारे पास रिव्यूटर। कल मैंने आपको आइडिया दिया था, मैंने आपको कहा कि हम कहते हैं कि यार इस बंदे ने कत्ल नहीं किया, ठीक हो गया, तो अब मेरे पास मैंने क्लेम कर दिया कि इसने कत्ल नहीं किया, मैं कहता हूँ कि जी इसने कत्ल नहीं किया, क्योंकि ये वहां पे मौजूद था उसकी मदद करने के लिए, ठीक है। तो हमने कॉज बता दी कि वो मदद के लिए मौजूद था, और उसका इफेक्ट यह है कि वो जो है ना उसने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन खून इसके हाथों लग गया या कपड़ों पे लग गया। अब इसके अगेंस्ट भी तो कोई बात कर सकता है कि नहीं कर सकता, कि चले हाथों के ऊपर खून लग गया लेकिन छुरी क्यों पकड़ी थी, तो इसका इफेक्ट भी तो है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके अगेंस्ट भी कोई क्लेम हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो वो जो इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट होगा दैट विल बी माय काउंटर स्टेटमेंट। तो हम इसको काउंटर को भी जहन में रखेंगे कि हम कहते हैं कि पहली बात हमारे पास सैलाब क्यों आते हैं कि हमारे मुल्क में डैम्स नहीं है, ठीक है, डैम नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पानी की स्टोरेज नहीं होती और सैलाब आता है। अब इसके अगेंस्ट ये बंदा भी तो कह सकता है कि जो बाहर मुल्क है, अंग्रेज़ों के ममालिक है, वहाँ पे तो सारा का सारा सिस्टम भी है, लेकिन सैलाब से फिर भी वो लोग तबाहकारियाँ तो हो जाती हैं, है ना, ये बात भी तो है, ठीक है। चाइना, जापान और यहाँ पे जब सैलाब आते हैं तो उसमें क्यों तबाहकारी होती है, चलो पाकिस्तान में तो डैम नहीं है, तबाहकारी तो वहाँ पे भी होती है। तो अब ये क्या था, उसने काउंटर आर्गूमेंट दिया कि नहीं दिया। अब मैं रिव्यूअल में क्या करूँगा, उसको नॉर्मलाइज करूँगा कि ठीक है ये बात सही है कि वहाँ पे भी सैलाब आता है, लेकिन वहाँ पे इतनी तबाहकारी नहीं मचती जितनी पाकिस्तान में डैम ना होने की वजह से तबाहकारी होती है। तो उसकी बात को मैंने रिजेक्ट नहीं किया, मैंने उसकी बात को भी कंसिडर किया, लेकिन अपनी जो कॉज था मेरा उसके साथ मैं अगेन जुड़ा रहा कि नहीं रहा। तो अपनी बात से हटना नहीं होगा, हमने क्या करना है, उसका ऐसे आंसर करना है कि वो उस चीज़ को इफेक्ट को नॉर्मलाइज करें। अगर आप कहते हो कि मोबाइल फ़ोन जो है ना नुकसानदेह है, मोबाइल फ़ोन की वजह से एडिक्शन हो जाती है और वो पढ़ाई नहीं कर पाते, तो वो कहेगा मोबाइल से ही तो वो सीख रहे हैं, आजकल सारे ऑनलाइन लेक्चर सब कुछ उसको ऑनलाइन मिल रहे हैं। तो ठीक है, आपकी बात सही है, मोबाइल की वजह से क्या हो रहा है, उनको ऑनलाइन नॉलेज तक एक्सेस मिल गया, लेकिन अगर उसका सही इस्तेमाल करे तो वो एडिक्शन कॉज नहीं होगी, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ पे इशू नहीं पड़ेगा। तो हमने उसको नॉर्मलाइज कर दिया कि नहीं करें, क्योंकि हमने बाइस नहीं चलना। कल भी मैंने आपको कहा था कि अगर मैं एक ही तरफ जाऊंगा ये तो बाइस है, तो मैं उसके आइडिया को भी वहाँ पे क्या करूँगा, लिखूंगा। तो जो बात आप कर रहे हो उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट भी लिखोगे और फिर उसको नॉर्मलाइज भी करोगे। यही चीज़ हमारे पास इसमें भी चलेगा। फिर यहाँ पे कॉज 2 उठाओगे, उसका काउंटर, फिर आपके पास रिव्यूटर, फिर कॉज 3 उठाओगे उस डायग्राम से, फिर आपके पास काउंटर और फिर रिव्यूटर। ये तीन हमारे पास इस तरीके से चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, 3 कॉजेस 3 इफेक्ट्स हैं। तो हमने पहले स्टेटमेंट में कॉज एंड इफेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद हमें उसका काउंटर लिखना है और फिर उसका रिव्यूटर लिखना है। क्लियर हो गई ये बात?
लास्ट में आपके पास कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन में आइदर आप उसकी समरी लिख सकते हो, रिकमेंडेशन भी दे सकते हो, ठीक है, या फिर आप उसको क्या कर सकते हो, सजेशंस दे सकते हो। जैसे अब ये है तो हम इसके सैलाब वाले में कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि डैम्स बनाए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाए, तो सैलाब के मसलों को हल कर सकते हैं। तो कंक्लूजन हम इस तरीके से करेंगे। क्लियर होगी बात? ब्लॉक मेथड में भी सेम चीजें ही होंगी। वहां पे हमने क्या करना है, इंट्रोडक्टरी सेम रहेगा, हुकर, फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ हुकर, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ हुकर, एंड देन हमारे पास क्लेम। यहां पे हम क्या करेंगे, कॉज एंड इफेक्ट 1, फिर कॉज एंड इफेक्ट 2, कॉज एंड इफेक्ट 3। ये तीनों हम क्या करेंगे, इस पहले पैराग्राफ के अंदर हम लिखेंगे। जब हमने इसके अंदर ये सारी बातें लिख ली, तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3, फिर उसके बाद रिब्यूटल 1, रिब्यूटल 2, रिब्यूटल 3। दोनों के दरमियान सिर्फ ये फर्क, पॉइंट बाय पॉइंट में हर पैराग्राफ में हर एक कॉज एंड इफेक्ट का हम काउंटर रिब्यूटल अलग अलग लिखते हैं। जहां पे हमारे पास ये आ जाता है ब्लॉक मेथड, वहां पे हमने कॉज एंड इफेक्ट को इकट्ठा करके लिखा, फिर उसके बाद उनके पहले काउंटर्स लिखे, फिर उसके बाद हमने क्या किया, रिब्यूटल्स लिखे। कंक्लूजन सेम एज इट इज रहेगा, सजेशन, रिकमेंडेशन, ठीक है, वही चीजें हमारे पास रिपीट होंगी। क्लियर होगी बात? अब इनके दरमियान हमने कनेक्टिविटी कैसे बिल्ड करनी है, ठीक है। अगर मैं ये बात करता हूँ कि जी क्या हो रहा है, मोबाइल फोन के इस्तेमाल के तो फायदे हैं, अगर मैं इस फेवर में जा रहा हूँ कि वो तालीम हासिल कर रहा है, उसे ये कर रहा है, तो फिर मैं उसके अगेंस्ट जब बात लिखूंगा, दूसरी सेंटेंस लिखूँ नहीं मोबाइल का नुकसान है, तो वो अजीब नहीं लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिंकर्स को इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने आपको बताया था। लिंकर्स क्या थे, देयरफॉर, thus, फर्स्टली, ठीक है, सेकेंडली, इस किस्म की चीजें हम इस्तेमाल करेंगे। हाउएवर, ये चीजें हमारे स्टेटमेंट्स के अंदर, पैराग्राफ के अंदर फ्लुएंसी लेकर आएगी, क्योंकि अगर मैं एक दफा कहता हूँ जी बारिश नहीं होगी, फिर कहते नहीं बारिश होगी, तो कहेंगे क्या कह रहा है। तो मैं जब इसके अंदर लिंकर को इस्तेमाल करूंगा कि बारिश होगी लेकिन बारिश ना होने की भी चांसेस हैं, तो लेकिन ने उसको सही कर दिया कि नहीं कर दिया, लिंक बन गया कि नहीं बन गया, तो इसलिए हम उसको लिंकर कहते हैं। तो जहां पे हमारे पास पैराग्राफ स्टार्ट होगा, हम वहां पे लिंकर इस्तेमाल करेंगे। टाइम वाइज जा रहे हो तो फर्स्टली आएगा, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके पास वो क्या वेरी कंक्लूजन की तरफ आओगे तो 10 आ जाएगा, येट आ जाएगा, ठीक है, हैंस आ जाएगा। इस किस्म के हम क्या करेंगे, लिंकर्स को इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि गूगल के अंदर सर्च करो लिंकर वर्ड्स, अपने पास डायरी के अंदर एक पूरी वोकैबुलरी उसके बनाओ लिंकर वर्ड्स की। जब आप उसकी वोकैबुलरी डिज़ाइन कर लोगे तो आपके लिए सबसे आसान क्या हो जाएगा, उसको पुट करना, कि मैंने उसको यूटिलाइज कैसे करना। जितना बेहतर तरीके से अपने लिंकर्स को इस्तेमाल करोगे, उतना ही बेहतर तरीके से क्या होगा, आपके राइटअप्स नजर आएंगे। तो ये इसका बेसिक्स है, हमारे पास आर्गुमेंटेटिव ऐसे की पूरा सा फॉर्मेट है, जिसके ऊपर पूरे जो है चैप्टर के अंदर डिस्कशन भी है कि हुकर क्या होगा, तो मैंने बता दिया। हुकर या सवाल हो सकता है, कोई भी फैक्ट हो सकता है, कोई भी जनरल स्टेटमेंट हो सकता है। फिर हम उसका लिंक बनाएंगे अपने क्लेम के साथ, उसको शॉर्ट करके उसके साथ कनेक्ट करेंगे। जब मैंने क्लेम कर दिया, वो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा। मैंने इस चीज़ को जब कर लिया, तो उसके बाद मैंने क्या करना है, कॉज एंड इफेक्ट को लिखना। अगर मैं पॉइंट बाय पॉइंट मेथड के ऊपर जा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं पहला कॉज उठाऊंगा और फिर उसी इफेक्ट को सेंटेंस में इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं उसका काउंटर लिखूंगा और फिर मैं उसका रिव्यूटल करके उसको नॉर्मलाइज करूंगा, वो बायस नजर ना आए। फिर मैं अगला पैराग्राफ स्टार्ट करूंगा, सेकेंडली, ठीक है, द अदर कॉजेस, ये भी हो सकता है, द अदर कॉजेस ये हो सकता है, एंड इट क्रिएट्स दिस काइंड ऑफ इम्पैक्ट। फिर उसके बाद हो सकता है हाउएवर, दिस इज आल्सो पॉसिबल, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो हमने ये चीजें इस तरीके से करनी है। जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ टॉपिक पे। अगर आप गार्बेज और डिस्पोजल के ऊपर बात कर रहे हो, तो आप कहोगे जी गवर्नमेंट को ये मेजर्स लेने चाहिए, इस तरीके से काम करना चाहिए, सजेशंस दे सकते हो, रिकमेंडेशन दे सकते हो।
अगर मोबाइल फ़ोन के ऊपर है कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, तो आप उसको कह सकते हो पेरेंट्स को उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, आर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तो क्या हो रहा है आप उसको सजेशन दे रहे हो, ठीक है। या फिर आपके पास एक ऐसा टॉपिक है जो हिस्ट्री के बारे में, तो आप हिस्ट्री के तो कोई सजेशन तो नहीं दे सकते कि हिस्टोरियन को ये करना चाहिए था, आप उसकी समरी लिख दोगे, ठीक है, कि इन तमाम बातों का मकसद ये था कि इस बंदे ने इतनी काम किए थे या इस किस्म की सर्वे की थी, ठीक है। सो दैट इज आवर फर्स्ट चैप्टर एंड दिस होल इज आवर argumentative chapter 4. 5 argumentative chapter. Any question? ठीक है, so that was for today.